गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 8 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट की पढ़ाई की। अभी सेकंड पार्ट के अंदर हाफ चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 8 चैप्टर गुलमर्ग की खिड़की से एक रात लेखक मोहन राकेश ने प्रस्तुत लेख में गुलमर्ग एक सुंदर प्राकृतिक स्थल है जिसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि गुलमर्ग की प्राकृतिक शोभा को, यानी कि गुलमर्ग के अंदर जो हरियाली की भरमार है और हर जगह हरियाली छाई हुई है। नीचे हरी घास है, लाल लाल छतों के ऊपर हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो है और हरियाली के बीच में नए नए रंग के फूल देखने ही बनते हैं। हर क्षण एक नया अनुभव सा लगने लगता है गुलमर्ग प्रदेश के अंदर। तो वो कुदरती प्राकृतिक शोभा को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। फिर सूर्योदय होते गुलमर्ग की शोभा पे सोने पे सुहागा कैसे होता है, जैसे कि वैसे ही वहाँ पे जैसे दिन में सूर्योदय होने के कारण जो प्रकृति पे निखार आता है उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और उस बड़े से मैदान में जो सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, जो रंगीन कपड़े पहने हुए वहाँ पे बैठे हुए, तो उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और आगे हम देखते हैं कहाँ से हमारा बाकी है चैप्टर पढ़ना। तो यहाँ से सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जागेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। यहाँ पे कि जैसे ही दिन होता है, जैसे ही सुबह सूरज निकलता है, तो जैसे वहाँ गुलमर्ग के प्रदेश का जो सौंदर्य है, जो दृश्य है, वो पूरा बदल जाता है। जैसे आकाश में जैसे बादल शेयर करते हुए नज़र आते हैं, तैरते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे द्वीप यानी कि टापू। द्वीप का मतलब क्या होगा? टापू। पर हाँ, आकाश के अंदर कोई टापू तो रियल में होता नहीं है, बट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया गया है कि बादलों के नन्हे नन्हे छोटे छोटे जो द्वीप जो है वो द्वीप की तरह इधर उधर भटकते हुए नज़र आते हैं। फिर आगे देखते हैं तो भेड़ों और बकरियों से रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। यहाँ पे पगडंडी का मतलब क्या होगा कि लोगों के लगातार चलने से जो अपने आप रास्ता, कच्चा रास्ता बन जाता है, उसे हम पगडंडी कहेंगे। कि लोग जिस रास्ते से जाते हैं और उसी पर बार बार चलने पर जो एक कच्चा सा छोटा सा रास्ता बन जाता है, उसे हम पगडंडी कहेंगे। तो उस पगडंडी के ऊपर रेवड़ का मतलब होगा कि समूह। रेवड़ का मतलब समूह। तो यहाँ पे भेड़ों और बकरियों के समूह से जो पगडंडी जो पूरी तरीके से जो चल के जाने वाला जो कच्चा रास्ता बन जाता है, उस रास्ते की बात की गई है जो दिन के समय 1 मिनट। हाँ, दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया है कि भेड़ और बकरियों के समूह से जो पगडंडियाँ भर जाती है, तो रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती है। कि रात की खामोशी जो है वो चहल पहल में बदल जाती है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के सपने इतनी वाचल हो जाती है। यहाँ पे वाचल यानी कि मुखर, या आप ये भी बोल सकते हो बातूनी। दिन तब रात की प्रतीक्षा सा करता प्रतीत होगा। यानी दिन जो है वो पूरे धीरे धीरे रात में, शाम में ऐसे ढलता जाएगा और रात का प्रतीक्षा करता हुआ प्रतीत आपको दिखाई देगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। जैसे ही रात हो जाएगी, जो चहल पहल थी गुलमर्ग प्रदेश के अंदर, वो चहल पहल एकदम खामोशी में बदल जाएगी। मैदान भी जो है वो पूरा खामोश हो जाएगा। जो दिन
के समय इतनी वाचाल हो जाती है कि जो दिन के समय में उस प्रदेश के अंदर जो चहल पहल होती है, वो जैसे ही रात आएगी पूरी वो प्रदेश जो है वो पूरा खामोश हो जाएगा, एकदम सुनसान शांत प्रदेश हो जाएगा। फिर आगे, गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। अभी यहाँ पे लेखक ने गुलमर्ग की खिड़की से एक रात जो चैप्टर का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे एक बार उनको एक अनुभव हुआ था, एक एक्सपीरियंस। लेखक एक रात अपने होटल की खिड़की में खड़े थे और दूर सामने से एक बरसती हुई घटा जो है वो उनकी ओर बढ़ती आ रही थी, और फिर मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वो मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। यहाँ पे लेखक जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, जो सामने से जो घटा उसकी ओर बढ़ रही थी, तो लेखक ये प्रतीक्षा कर रहे थे वो घटा कब मेरे पास आएगी और अपने में मुझे संभालेगी। तो ये इंतज़ार करते हुए वो वहाँ खिड़की पे खड़े रहे थे। बरसती घटा में देर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। यहाँ पे लेखक जो है वो क्या कहते हैं कि लेखक चाहते थे कि वो घटा जो है वो उस तक पहुंचकर उसे अपने में लपेट ले, और लेखक को ऐसे मौके बहुत लाइफ के अंदर कम उन्होंने ऐसा एहसास किया था। इसीलिए उस एहसास को पाने के लिए वो यह सोच रहे थे कि वो घटा कब उन तक पहुँचे और वो घटा अपने में कब मुझे समेट ले। फिर आगे, घटा ऊपर से घटा ऊपर से धीर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह उससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ। यहाँ पे लेखक जो है वो क्या कहते हैं कि घटा ऊपर से धीर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए। जो घटा सामने से आ रही थी, तो यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि घटा ऊपर धीर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए। वह इससे अलग स्थिति थी कि यहाँ पे जो सिचुएशन, वहाँ पे जो घटा छा गई थी और धीरे धीरे करके लेखक की ओर बढ़ रही थी, वो जो पूरी परिस्थिति जो है वो पूरी परिस्थिति कुछ अलग तरीके की थी। और लेखक जो है वो क्या कहते हैं कि इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था, यानी कि वो घटा जो धीरे धीरे उसकी और लेखक की ओर बढ़ रही थी, उस घटा का हर एक पल वो लेखक अपनी प्रत्यक्ष आंखों के जरिए देख रहे थे। यानी यहाँ पे लेखक जो है वो क्या कहते हैं कि इस बार आती हुई घटा का हर एक संकेत मेरे सामने हो रहा था और मैं उसके बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था। और लेखक जो है वो वहीं पे उस होटल की खिड़की पे खड़े खड़े उस घटा का इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब आगे बढ़े और कब आके उनको अपने में संभाले। और वो बार बार बुला रहे थे वहाँ पे खड़े होकर उस घटा को कि आओ और मुझे अपने में संभालो। मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कूदती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। यहाँ पे लेखक जो है वो जो घटा जो उनकी ओर बढ़ रही थी उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और वो क्या कहते हैं लेखक कि घटा को क्या कहते हैं कि मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज़ चल रही थी मगर वो घटा तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। वो जो घटा के बारे में वहाँ खिड़की के पास लेखक खड़े खड़े सोच रहे थे कि वो घटा कब मेरे पास आएगी और कब मुझे
अपने में समा लेगी। तो यहाँ पे उस घटा के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि हवा जो है वहाँ पे तेज़ चल रही थी, मगर घटा तेज़ी से आगे बढ़ नहीं रही थी। और हालांकि तूफान बहुत उठा था कि हवा बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी और उसके कारण तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी, जिसे धरती और आकाश की जो सिराएं हैं वो कांप जाती थी। और जैसे बादल गरजते हैं और बिजली जैसे चमकती है, वैसे बिजली जैसे ही रात को चमकती है और पल भर में उजाला होकर फिर अंधेरे में आ जाती है, उसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि प्रकाश का वो भयानक विस्फोट कि एक पल के लिए वो जो प्रकाश जो छा जाता है बिजली की चमक से, वो विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरी ऊपर बरसेंगी। बिजलियों का वह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाए सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। लेखक वहाँ खिड़की पे खड़े खड़े यह इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो तूफ़ानी घटा उनके पास आएगी, कब वो तूफ़ान के अंदर पूरी तरीके से समा जाएंगे, कब वो तूफ़ान की बूंदें मेरी ऊपर बरसेगी, बिजलियों का कहर मेरे ऊपर कब टूटेगा, यानी बिजली जो है वो कब मेरे ऊपर प्रकाशित होगी। तो वो यह इंतज़ार में वहाँ पे अपनी बाहें फैलाए सामने खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो घटा उनके पास आए। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया। यहाँ पे ठिठक गया यानी कि रुकना, ठिठकना यानी कि रुकना। और दूसरी ही पर कटे पंछी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। यहाँ लेखक जो है वो क्या कहते हैं कि वो वहाँ पे खिड़की के पास उस बरसती हुई घटा का इंतज़ार कर रहे थे और वो अपनी बाहें फैलाए उस घटा का इंतज़ार करते हुए ये सोच रहे थे कि कब उसकी बूंदें मुझ पे गिरेगी, कब बिजली का कहर उन पे गिरेगा। तो यहाँ पे उस इंतज़ार में वो बाहें फैलाए खड़े थे और अचानक ही हवा रुक जाती है और फिर वो बढ़ता हुआ तूफान भी वहीं के वहीं थम जाता है। लेखक दूसरे ही पल जैसे एक कटे पक्षी की तरह फटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। दम तोड़ना मतलब कि मर जाना। पर यहाँ पे लेखक जो है उनकी कोई डेथ नहीं होती है, बट उनकी जो ख्वाहिश होती है वो ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। वो जिस ख्वाहिश से वहाँ पे खड़े थे उस ख्वाहिश का वो ख्वाहिश उनकी मर जाती है। क्यों? क्योंकि वो तूफान वहीं पे थम गया था। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि दम तोड़ने लगा। उनकी जो ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। बिजली की सांस भी रुकने लगी और मेरी भी, कि बिजली जो कड़क रही थी, बिजली जो चमक रही थी, वो बिजली भी रुकने लगी और वो अपने आप को वहाँ पे अकेले महसूस करने लगे। क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। कि जैसे ही हवा रुक गई, लेखक जो सपना लिए वहाँ पे खड़े थे, वो जिस आसमान में पहुँच गए थे, किस आसमान की बात की गई है कि वो जो सोच रहे थे कि ये घटा उनको अपने में समा लेगी, वो जो ख्वाहिश लिए वहाँ पे खड़े थे, उस ख्वाहिश से यानी कि आसमान से उनको भी नीचे आना पड़ा। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। यानी कि वो जो बढ़ती हुई घटा की बात की गई है कि वो जो लेखक सोच रहे थे कि मुझे उस घटा में समाना है और वो घटा कब मेरे पास आएगी, बरसती हुई घटा, और कब मुझे अपने में समा लेगी। वो जो ख्वाहिश ले खड़े थे, तो उस ख्वाहिश जो है वो ख्वाहिश के बराबर नहीं हो सके। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में
किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। लेखक क्या कहते हैं कि ऐसे क्षण जो है वो बार बार लाइफ के अंदर नहीं आते हैं, एक दो बार ही आते हैं। और गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण जो है लेखक किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते ही होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले आता है। लेखक क्या कहते हैं, तभी तो मुद्दत यानी कि काफ़ी समय तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर वहाँ वो प्रदेश जो है वो वहाँ खींच लाता है। फिर आगे कि वरना वहाँ है क्या, एक खुला सपाट मैदान, वहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है, क्यों गोल्फ खेलने के लिए ही। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि उस प्रदेश के अंदर मात्र एक खुला सपाट मैदान ही है, तो फिर भी लोग वहाँ पे बार बार क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ की प्रकृति के बारे में जो आकर्षण है वो व्यक्ति को वहाँ खींच ही लाती है। कोई ना कोई उनके लाइफ के अंदर कोई ना कोई अनुभव हुआ ही होता है, इसी कारण सारे लोग जो है वो वहाँ एक खुले सपाट मैदान के अंदर गोल्फ खेलने भी आते हैं और उस प्रकृति को निहारने के लिए भी आते हैं कि व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ आना चाहता है। तो ये लास्ट में लेखक जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि क्यों हर एक इंसान वहाँ उस प्रदेश में बार बार आने की ख्वाहिश रखता है, क्योंकि उस प्रदेश के साथ उस व्यक्ति की आत्मीयता बंध जाती है कि उस प्रदेश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो प्राकृतिक सौंदर्य व्यक्ति को वहाँ पे खींच कर लेके आता है। तो यह हमारा चैप्टर यहाँ पे पूर्ण होता है कि प्रस्तुत चैप्टर के अंदर लेखक मोहन राकेश ने गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थल के बारे में उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। जिस तरीके से वर्णन किया है वो शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो गुलमर्ग के प्रकृति जो है वो क्रीड़ा स्थली है और वहाँ के बर्फ से ढके पहाड़ पर जैसे सूर्य का प्रकाश सुनहरी आभा प्रकट करता है, तो दिन में जैसे गुलमर्ग का रूप कैसे है, फिर शाम होते होते उस प्रदेश का वातावरण कैसे होता है, फिर रात होते हुए पूरा माहौल है जो वो कैसे चेंज हो जाता है, जब सैलानी उस घने प्रदेश के अंदर कैसे उस विस्तार के अंदर उस मैदान के अंदर कैसे वो लोग बैठे हुए हैं, पूरी बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि दिन में गुलमर्ग जो है वो पूरा हरा भरा रहता है, जैसे आंखों को मुग्ध कर देता है और धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देती है। और धीरे धीरे करके बीच में यहाँ पे फूलों का रंग बेरंगी जो प्रकृति सौंदर्य है उसको खिलते हुए भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि वातावरण के अंदर नई नई कूपनें फूट जाती है। और साथ ही साथ यह भी एक्सप्लेन किया गया है कि आकाश से जैसे बरसते बर्फ के पारदर्शक जो किरण है वो प्रकाश को जैसे उज्ज्वलित कर उठती है और बादलों के समूह का आकाश जो है वो ऐसे नन्हे नन्हे द्वीप बन के इधर उधर भटक रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे एकदम से सुहावनी लहरें जो हवा बहती है और वो एकाएक तूफानी जब स्वरूप ले लेती हैं, तेज़ हवा बहने लगती है और साथ ही साथ बरसती घटाएं तेज़ी से आने लगती है, उसकी बात भी यहाँ पे कवि ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और लेखक वो जो तेज़ी से आती हुई घटा जो बढ़ रही है वो ये सोचते हैं, यह अनुभव यहाँ पे लेखक को होता है कि वो बरसती हुई घटा कब उनको अपने में समा ले। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में गुलमर्ग प्रदेश की प्रकृति का वर्णन किया गया है और लास्ट के अंदर लेखक ने वो जो उन्होंने अनुभव किया है उस होटल की खिड़की से खड़े खड़े जिस बात का वो इंतज़ार कर रहे थे उस बात का लास्ट में एक्सप्लेन किया है। वो किस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जो बहती हुई घटा उनकी तरफ बढ़ रही है वो घटा उनको
उसको लेखक को अपने वो घटा कब अपने में समा लेगी और कब वो बरसती हुई बूंदें उन पे गिरेगी। वो जो बिजली चमक रही है, बिजली के चमकने से वो जो थोड़े पल भर क्षण के लिए जो उजाला सा छा जाता है, वो उजाला कब उन पे गिरेगा। तो ये सारी बातें वो वहाँ होटल में खड़े खड़े इंतज़ार कर रहे थे। आखिर वो घटा वहीं पे आगे थम जाती है और उनको एक अफसोस रह जाता है कि वो जो जिस बात का इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार उनका वहीं पे टूट जाता है और वो घटा वहीं पे थम जाती है और जिस बात के लिए वो इंतज़ार कर रहे थे वो टूट जाता है। तो यह अनुभव वहाँ पे उन्होंने किया था। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे पूर्ण होता है।